हेलो दोस्तों, आपकी भी ट्वेल्थ क्लास की 2025 की परीक्षा चल रही है और 17 तारीख को जो पेपर है केमिस्ट्री का, अगर आपने भी अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो दोस्तों घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब से सिर्फ 4 दिन बचे हुए हैं जिसमें हम आपको सारे चैप्टरों के ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट जो हर साल परीक्षा में आएंगे ही, और आप इसको पढ़ लोगे तो आपके 28 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। 4 दिन बचे हुए हैं, हर दिन हम 3 चैप्टर पढ़ेंगे। आपको दिन में 3 बार उनको पढ़ना है, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। आपके 28 नंबर कहीं नहीं जाएंगे दोस्तों, पास होने की गारंटी मैं लेता हूँ, है ना। तो आज हम 3 चैप्टर करेंगे। तीसरा चैप्टर है ये वैद्युत रसायन। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट आईएमपी ऑब्जेक्टिव्स हैं और मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझा दूंगा। आप पास तो हो ही जाओगे इन 4 दिन में। साल भर कुछ ना पढ़ा हो तो भी 4 दिन मन लगा के पढ़ लो दोस्तों, फेल नहीं होगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से 100% आयत हो जाते हैं उन्हें प्रबल विद्युत अपघटक कहते हैं। मतलब जो भी जल में पूरी तरह आयनित हो जाता है, मतलब कि जल में कोई भी पदार्थ पूरी तरह घुल जाता है 100%, तो उसको कहते हैं दोस्तों प्रबल विद्युत अपघटक। अब प्रबल का अपन को मालूम होगा, जो प्रबल तरह के जो मतलब कि जल में पूरी तरह से जो घुल जाते हैं उनको अपन बोलते हैं प्रबल विद्युत अपघटक। अगर आपको पता होगा तो आप ज़रूर पेपर में करके आओगे। प्रबल विद्युत अपघटक वो होते हैं जो जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं। और अब दूसरा देख लेते हैं हम। दूसरा है बेविद्युत अपघटक, जो जल में घुलकर बहुत कम आयनित होते हैं उन्हें कहते हैं दुर्बल विद्युत अपघटक। जैसे दोस्तों जो जल में पूरी तरह से नहीं घुलते हैं, है ना, तो उनको क्या बोलते हैं दुर्बल विद्युत अपघटक। अब सपोज डेट सत्य सत्य में वहाँ पर आ गया कि दुर्बल विद्युत अपघटक जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं। तो अब अगर आपको पता रहेगा कि जो दुर्बल विद्युत अपघटक होते हैं वो जल में नहीं घुलते हैं, पूरी तरह 100% नहीं घुलते हैं, तो आप उसको असत्य तो कर दोगे ना कम से कम। तो बस यही चीज़ जान लो, बहुत ईजी है और इसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आपको पता होगा तो आप वहाँ पर कम से कम ऑब्जेक्टिव में अगर वहाँ पर क्वेश्चन आते हैं तो आप उनका आंसर तो कर दोगे ना। तो वे विद्युत अपघटक जो जल में घुलकर बहुत कम आयनित होते हैं उन्हें दुर्बल विद्युत अपघटक कहते हैं। अब ग्रेफाइट, जैसे कि ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट क्या है, अधातु है। ठीक है दोस्तों, याद रखना ग्रेफाइट क्या है, अधातु, धातु नहीं है। अब वहाँ पर पूछ लेगा ग्रेफाइट क्या है, चालक है, प्रतिरोध है, धातु है या अधातु है। अगर आपको पता होगा कि ग्रेफाइट एक अधातु है तो आप अधातु पर टिक करके अपने ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर आप अपना बना लोगे। ठीक है दोस्तों, अब ये आ जाता है दूसरा क्वेश्चन। जो पदार्थ जल में घुलकर आयनों में टूट जाता है उसे विद्युत अपघट्य चालक कहते हैं। जो पदार्थ जल में घुलकर आयनों में टूट जाता है विद्युत अपघटक चालक कहते हैं। समझ रहे हो दोस्तों, जो पदार्थ जल में घुलकर आयनों में टूट जाता है उन्हें विद्युत अपघटक चालक कहते हैं। अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं विद्युत चालकता कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम, ये व्युत्क्रम जो है इसको याद रखना, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं विद्युत चालकता कहते हैं। ठीक है, और फिर आता है एनोड पर मुक्त होने वाले ऋणायनों की वही ऋणायन मुक्त होते हैं। एनोड जो होता है उसमें मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन वही होते हैं जो प्रबल शक्ति के होते हैं। जो प्रबल शक्ति के होते हैं उन्हें ही सिर्फ वही एनोड में ऋणायन होते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत अपघटन का उपयोग धातुओं का संचारण से बचाव करने में होता है। विद्युत अपघटन का उपयोग धातुओं का संचारण से बचाव करने में होता है ना। तो ये विद्युत अपघटन के उपयोग भी पूछ सकता है। तो धातुओं को संचारण से बचाने के लिए विद्युत अपघटक का उपयोग क्या किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन का उपयोग भारी जल D2O के निर्माण में, भारी जल जो होता है D2O उसके निर्माण में विद्युत अपघटन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों D2O,
जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकता है कि भारी जल का D2O का निर्माण करने में विद्युत अपघटन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है विद्युत अपघटन से जल से H2 गैस का निर्माण होता है। जल में अगर हम विद्युत अपघटन करवाएंगे तो जल से H2 गैस का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ जाता है जिस इलेक्ट्रॉन पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप रट ही लो। ऑक्सीकरण एनोड, जिस इलेक्ट्रॉन पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं। जिस इलेक्ट्रॉन पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं और जिस इलेक्ट्रॉन पर अपचयन होता है उसे कैथोड कहते हैं। आप ये एनोड वाला ऐसे भी याद रख सकते हो, ऑक्सीजन आ से स्टार्ट हो रहा है और एनोड ए से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। उसके बाद जिस इलेक्ट्रॉन पर अपचयन होता है उसे कैथोड कहते हैं। ठीक है। और सेल का विद्युत भाग बल, यही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कैथोड और एनोड। फेराडे का विद्युत अपघटन का नियम है W = Z.I.T। बस दोस्तों आप ये याद कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको सेकेंड चैप्टर के देता हूँ, फिर फर्स्ट चैप्टर के देता हूँ।